मेरे पिताजी तो बोलते हैं कि घास काट के घास को उबल के पानी में रख के ऐसा खाया बोलता है। फिर ऐसा बोलता है रास्ते में था कि क्या बोलते हैं, बोलेगा तो हमको रोना आ जाता है, हम सुनेगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो तो चाइना ने आक्रमण कर दिया ना, तो आना पड़ेगा ना। जहाँ जी जब दलाई लामा जी जब इंडिया में भाग आए तो हमारा माता पिता लोग कैसे बैठेगा, उन्हीं की वजह से फिर सब लोग भाग के आ जाता। ये बात है जी। बहुत कष्ट किया माता पिता नहीं पहुँचे, रास्ते में मर गया, भूख से मर गया बोलता है। कोई बूढ़ा बूढ़े जो क्या बोलता है, कोई आदमी ने अपना माँ बाप को पेट में लेकर आया, पेट में लेकर आते पता नहीं चलेगा माँ बाप बूढ़ा बुढ़ी के मर गया नहीं, फिर लेता आया जो एक जगह बैठे जब आराम किया तो बोलते बूढ़ा बुढ़ी चला गया। ऐसे भी सुना है जी रास्ते में। जितना तिब्बत में जो जमीन से निकाल रहा है सब सामान उठा के ले जा रहा हो, चीन में अपना ढक ले जा, अभी तक चल रहा है। जैसे बढ़िया खदान है सब कुछ नष्ट कर दे और जार जंगल सब खत्म कर दे रहा है। सोना चांदी ज़्यादा निकलता था वहाँ, वो सब निकाल के ले जा रहा है। और पहाड़ में डायमंड निकलता था। कोशिश नहीं होता, उनसे नहीं होता है। जैसे वो तिब्बती अपना बढ़ोतरी कर लेता है ना। अब इस जमाने में क्या करता है, उनको बच्चा सब लेके ना, कितना करोड़ बच्चा लेके पैजिंग में रखे, कॉलेज में हॉस्टल में रखे, बच्चा को चाइना से खाता है, तिब्बती का बात एक लफ्ज भी नहीं सकता। अगर तिब्बती एक लड़का ने अभी देखो एक लड़का ने तिब्बती का बात है, एक कुछ बोलते कितना मारा लड़का इतना छोटा सा है, पूरा हमारा कल्चर पूरा नष्ट करना चाहता है वो। फिर बच्चा माँ बाप से मिलने नहीं देता है उनको। अगर अभी तो बच्चा बड़ा हो गया, उनको माँ बाप को उनको मालूम नहीं है, अपना देश का वो भी मालूम नहीं है। अनेक जगहों में भारत को छोड़ के, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और दूसरे यूरोपियन क्षेत्र हैं, उनमें तिब्बती बच्चों को आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और काम करते हुए देख सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आज हम लासा मार्केट में हैं। पटना में लासा मार्केट की एक अपनी पहचान है। अमूमन बिहार के लोग समझते हैं कि यहाँ ऊनी कपड़ों की बिक्री होती है और अच्छे ऊनी कपड़े जाड़े के दिनों में मिलते हैं। ये तिब्बती शरणार्थी संघ द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पड़ताल करने आए हैं तिब्बत की संस्कृति, तिब्बत की सभ्यता और तिब्बत का क्या वजूद रहा है, तिब्बत और भारत का क्या संबंध रहा है। इन सब बातों की जानकारी लेने हम अपने दर्शकों की ओर से आए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आप सबसे दाईं ओर कर्मा दोलमा दीदी हैं, आज़ा जिनको हम लोग कहते हैं, और आप हैं थप्तेन चोचो मतलब बड़ा भाई। तो हम जानेंगे दीदी से, आज़ा से, कि तिब्बत की संस्कृति क्या है और वहाँ का, विशेष करके दीदी हैं, आज़ा हैं, तो खान पान से ही हम लोग शुरू करते हैं कि वहाँ के लोग क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं तिब्बती लोग। नमस्ते, मैं कर्मा डोलमा हूँ, साउथ इंडिया में रहती हूँ, बेंगलोर साइड में। अच्छा, आप क्या पूछना चाहते हैं? वहाँ खाना पीना तिब्बती लोगों का क्या होता है? तिब्बती लोगों का खाना खास खाना होता है चंबा मैंने सत्तू। अच्छा, किस चीज़ की सत्तू? उसका होता है, क्या बोलते हैं, जौ का होता है, ज़्यादातर जौ का होता है, भून करके। हाँ, भून के फिर उसको पीस के खाता है। और पीसने की जगह पे पानी से ऐसे पीसने बनाता है ना, उसके बाद से पीते। ऐसे पहले मशीन ऐसा नहीं है, खाली हाथ से पीस के वो बनाते हैं। हाँ जी, ये है खाना। मैंने खाना जाता जिसको कहते हैं। हाँ जी, मैंने खाना हम लोग चंबा ही होता है, चंबा। हाँ, फिर कभी त्योहार वगैरह में थोड़ा चावल वगैरह पका जाता है। ऐसे दोनों टाइम चांबा ही खाते हैं? हाँ, दोनों टाइम चांबा, ज़्यादातर चांबा खाते हैं। सिर्फ चांबा खाते हैं या उसके साथ कुछ और भी? उसके साथ में मीट मिलाता है, मीट, मटन। हाँ, मटन और थोड़ा सा मूली, तो थोड़ा साग डाल के फिर। अच्छा, सलाद जिसको कहते हैं। वो तो चंबा तो नहीं होता, वो तो तुप्पा होता है। चंबा तुप्पा बनता है। चंबा होता है चाय, मक्खन और ये मक्खन या घी, फिर कभी और डालता है पनीर ना, सूखा पनीर वो डाल के फिर ऐसा करके खाता है, ऐसा करके। अच्छा, उसके साथ मैश करके। हाँ, मिक्स करके खाता है। हाँ, अच्छा, फिर चाय के साथ खा लेता है। अच्छा, चाय के साथ। हाँ जी। और मटन भी उसके साथ खाना? मटन अलग खाता है, मीट भी खाता है? मीट खाता है, वो अलग खा लेता है, वो कभी खाता है मटन तो। अच्छा, तिब्बती लोग मूलतः किस चीज़ की मीट खाते हैं? ज़्यादा तो वहाँ का खाता है भेड़, शीप होता है ना, शीप, भेड़ और बकरी और यक खाता है। अच्छा, यक का। हाँ, ये तीन है। हाँ, और जो बाकी जो सब अभी खाता है ना, वो सब इंडिया में आगे खाना सीख गया, ये बात है। अच्छा, एक बार मैं वहाँ पे था अरुणाचल में, तो याक के दूध का मैंने चाय पिया था। उसमें नमक डाल करके और घी डाल करके उसके चाय बनाते हैं। नमक चाय, फोचा बोलता है, फेचा मैंने नमक चाय बोलते हैं। अच्छा, वो तिब्बती चाय। हाँ जी। अच्छा, और भी क्या क्या खाते हैं इसके अलावा? इसके अलावा कोई खाता है, हम लोग चावल खाता है, वो तो कभी खा लेता है, चावल खाते हैं। चावल साथ में सब्जी, फिर मीट का ही होता है, ज़्यादातर मीट का ही होता है। हाँ जी, यक्षा होता है और भेड़ का मीट होता है और बकरी का मीट, ये तीन खा लेते हैं।
अच्छा, ये थुपका वगैरह जो है हाँ, थुपका। वो भी आप ही लोग का है ना? हाँ, हाँ। मोमो और थुपका वो भी हम लोग का कल्चर का है। मूलतः तिब्बती हाँ जी, हाँ डिश जी, है। थुपा, हाँ थुपा वो मोमो, तो मोमो भी खाता है। थुपा में तो आप जानते हैं ना, थुपा तो क्या होता है, मीट को थोड़ा सा फ्राई करके उसमें मूली डालता है, फिर साग डालता है, फिर आटा ऐसे बना, कोई बना के ऐसे क्या बोलता है, बड़ा बड़ा बना के ऐसे काट के बनाता है। कोई तो अभी जो आता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे ब्रिक ब्रिक काट के ऐसा बनाता है, ऐसा है। हाँ, थुपा रात में अच्छा लगता है, ठंड ठंड जगह है ना, रात में बहुत अच्छा होता है। खासकर बच्चे और बूढ़े के लिए थुपा बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो उसमें ताकत उसमें मसाला वसाला कुछ नहीं होता है, बदन के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर बूढ़े बच्चे के लिए। अच्छा, हम चोचो से पूछेंगे कि तिब्बत की संस्कृति क्या है, वो चीन की संस्कृति से कैसे भिन्न है? नमस्कार, मैं तुप्तेन बोल रहा हूँ। क्योंकि तिब्बत का संस्कृति है कि हमारा तिब्बत में धर्म होता है, बौद्ध धर्म, ये भारत से आए हुए धर्म है। तो हम लोग पूजा करते हैं गुरु धर्म का, भगवान का पूजा करता है। तो चीन में भगवान नहीं रहता है, धर्म नहीं रहता है चीन में, और पूजा का नाम से मतलब वो कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो भी तो बुद्धिस्ट नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। चीन में धर्म नहीं रहता है वो। अच्छा अच्छा, तो उनके यहाँ चीन में मॉन्स्ट्री वगैरह नहीं रहता चीन में। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, अच्छा, वहाँ पे और क्या है? वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, शादी विवाह कैसे होती है? और हम लोग बच्चे, लड़के तिब्बती लोग जो है शादी करता है, तो जैसे यहाँ तो हल्दी मंडप ये सब होता है, ऐसे हम लोग वहाँ ऐसे नहीं होता है। क्योंकि पहले बातचीत कर लेता है, फिर एक दिन में शादी पूरा कर लेता है। एक ही दिन में कब शादी? दिन में करता है, सुबह से करता है शाम तक। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। फिर शादी में क्या? शादी में खाना पीना बढ़िया बढ़िया बनाता है। फिर वो खाता बोलते हैं, खाता ये स्कार्फ हाँ, उसको पहनाता है वाइट वाला। अच्छा अच्छा। फिर जो गिफ्ट देना है गिफ्ट देता है, ऐसा है। फिर हम लोग यहाँ दहेज वहेज का कुछ वो नहीं रहता है, सिस्टम नहीं रहता है। तो फिर शादी कैसे? लड़का लड़की आपस में प्रेम प्रसंग या फिर वो तो मम्मी पापा तय करते हैं? मम्मी पापा भी तय करते हैं, अपना प्रेम व्यवहार भी होता है, सब तरफ से होता अच्छा, है। दोनों ढंग से दोनों होता है। अच्छा, क्या लामा के प्रेजेंस जरूरी है? हाँ, शादी में भी लामा बुलाता है, लामा से पूजा करवाता है। जैसे आप लोग शादी करते हैं पंडित बुलाते हैं, इसी टाइप का हम लोग भी लामा जी बुलाते हैं, पूजा लामा जी को करते हैं। बुलाते हैं। जी जी और उसको रजिस्टर्ड भी कराते हैं? जी जी। अच्छा, अभी वहाँ तिब्बत की क्या स्थिति है? अभी तो तिब्बत में हालत बहुत ख़राब है अभी, क्योंकि हमारा जो धर्म जो उसको पूरा ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया उसने। और अभी बच्चे लोग को जैसे तिब्बती हम लोग जो पढ़ाते हैं, उसको जितना स्कूल है सब बंद कर दिया। अच्छा, चीन अपना लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, पूरा पेजेंट में ले जा रहा बच्चे लोग को। हमारे देश में पूरा स्कूल बंद कर दिया और मंदिर सब बंद कर दिया। अब छोटा छोटा चीन में उसका दिमाग मतलब ब्रेन वॉश करके चेंज करके ऐसा कर रहा है। मतलब 5 साल से जो अधिक के बच्चे हैं उनको चीनी लोग जबरदस्ती उठा के ले, हाँ जी, माँ बाप से अलग कर देता है। उनको एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। जी, जी। और बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद उनको अपने ढंग से पढ़ाते हैं, जिसमें तिब्बत की संस्कृति, तिब्बती लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, पूरा मिटा देता है वो चीनी भाषा में चीनी भाषा में समझाता हूँ। तो ऐसा तो वो एक प्रकार से हम कहें कि कल्चरल जेनोसाइड चल रहा है। जी जी जी। बच्चों को संस्कृति से काटना तो वो कल्चरल जेनोसाइड, क्योंकि जेनोसाइड। आने वाली पीढ़ी अपने संस्कृति से के बारे में नहीं जानेगा, बस ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, दूसरा एक मैंने और सुना है कि वहाँ जो लोग रह गए हैं तिब्बती, उनमें से जो लड़कियां हैं उनको फोर्सली शादी कराई जा रही है चीनी युवकों से। हाँ, वो भी सही बात है। और शादी भी करवाता है चीनी युवा से। फिर हम लोग यहाँ जैसे औरत लोग को पकड़ के नसबंदी कर देता है, क्योंकि हमारा तिब्बती जनसंख्या कम हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चा पैदा करने नहीं देगा। हाँ जी। अच्छा, दूसरा चीज़, तिब्बत की पहचान तो एक नेचुरल रिसोर्सेज का जो भंडार है उसके रूप में होती है। क्या चीन अभी वहाँ पर उस भंडार पर भी उसकी नज़र है और वो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है क्या अभी आज के डेट में? जी जी, अभी तक कर रहा है, बहुत पहले से। सन 1959 से चल रहा है ऐसा। जितना तिब्बत में जो ज़मीन से निकाल रहा है, सब सामान उठा के ले जा रहा है वो चीन में अपना ढक ले जा, अभी तक चल रहा है। जैसे बढ़िया खदान है सब कुछ नष्ट कर दे, और झाड़ जंगल सब खत्म कर दे रहा है। वहाँ किस चीज़ की खदान थी? वहाँ जैसे कि सोना चांदी ज़्यादा निकलता था वहाँ। अच्छा, वो सब निकाल के ले जा रहा है। और पहाड़ में डायमंड निकलता था, वो सब निकाल के ले जा। हम लोग जैसे यूँ चुरू बोलते हैं, हम लोग जैसे गला में बांधते
नेचर स्टोर वो सबको उठा के ले जा रहा है। वो जितना जंगल है सब काट के ले जा रहा हो। मतलब तिब्बत को एक प्रकार से आर्थिक रूप से तिब्बत को कल्चरली वो पूरी तरह डैमेज करना चाहता है। जी जी जी। और आने वाली नस्ल तिब्बत से ख़त्म हो जाए इसके लिए भी प्रयास कर रहा है। प्रयास कर रहा है, पूरा स्कूल बंद कर दिया था। जी जी जी। पहले बहुत कोशिश किया था चाइना ने ना, लेकिन कोशिश नहीं होता, उनसे नहीं होता है। जैसे वो तिब्बती अपना बढ़ोतरी कर लेता है ना। अब इस ज़माने में क्या करता है, उनको बच्चे सब लेके ना, कितना करोड़ बच्चे लेके पेजिंग में रखे, कॉलेज में हॉस्टल में रखे, बच्चों को चाइना सिखाता है। सिर्फ तिब्बती का बात एक लफ्ज़ भी नहीं सिखाता। अगर तिब्बती एक लड़का ने, अभी देखो एक लड़का ने तिब्बती का बात है, एक कुछ बोलते कितना मारा लड़का इतना से छोटा सा है, कितना मारा कितना। आप देखो, हमने तो यूट्यूब में देखा था। हाँ जी, ऐसा पूरा हमारा कल्चर पूरा नष्ट करना चाहता है वो। फिर बच्चा माँ बाप से मिलने नहीं देता है उनको। अगर अभी तो बच्चा बड़ा हो गया, उनको माँ बाप कौन उनको मालूम नहीं है, अपना देश का वो भी मालूम नहीं है। ऐसा करते बड़ा हो तो पूरा चाइना में बिगाड़ देगा। ये इधर उधर जगह भी, जैसे पटना है, जैसे पटना में कोई बैठ देगा राजा बाजा, ऐसा कर पूरा बिगड़ के पूरा तिब्बती कल्चर पूरा बुराना चाहता है, एकदम पूरा बंद करना चाहता है। ये बात है जी। नहीं, चीन की सरकार पूरी तरह से आमदा है कि तिब्बत की संस्कृति समाप्त हो जाए, आने वाली नस्ल को भी तिब्बत की संस्कृति की जानकारी नहीं रहे। दर्शकों को मैं एक बात बता दूं कि जब चीन का आक्रमण शुरू हो गया था तिब्बत के ऊपर और तिब्बती लोग वहाँ से भागने लगे थे, तो 59 में कर्मा दोलमा आज़ा आई थी भारत। उस समय सिर्फ 3 वर्ष की थी और अपने कुछ यादें होंगी उनको, हम चाहेंगे कि वो दर्शकों के साथ साझा करें कि उस समय जब आई थी तो कैसी विपरीत परिस्थिति में आप लोग और आपका परिवार भारत आया था। जी, मैं जब तिब्बत से आया था इंडिया में, तो मेरे को लगता है कि मैं 2-2.5 साल के होऊंगा, तो उससे बड़ा तो होगा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अब इंडिया में आने के बाद में 6 साल 7 साल 8 साल उतना में हो गया, तो फिर हम लोग एक दलाई लामा जी की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू तरफ इंडिया की तरफ से स्कूल खुला है। मैं 10 साल में स्कूल में भर्ती हुआ, शिमला में स्कूल में मैं रही थी 14 साल तक स्कूल में रहे थे। उसके बाद में माँ बाप थोड़ा बूढ़ा बूढ़ी है, फिर निकल आया। फिर हमारा माँ बाप लोग क्या करते हैं, कुली काम करते हैं। नेहरू जी ने कुली काम लगा दिया, सड़क बनाने काम। जैसे कि मान लो कि ये मंडी से ले कर एकदम ले लद्दाख पूरा उस रास्ता जो है ना, उस टाइम में 61 टू से 70 मेरे ख्याल 80 तक तिब्बती लोग काम करते हैं, सब तिब्बती लोग काम करते हैं। रोड का खाली रोड का काम। कितना आदमी तो पहाड़ काट के आदमी मर भी गया। वो तो बचा था, मैं देखा भी था, मर गया। उसमें कुली काम करके ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में फिर हम क्या किया, जो हमारे दलाई लामा जी की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट तरफ से हम लोग भेजते बेंगलोर में सेटलमेंट में भेजते हैं। उधर में हम लोग अभी ज़मीन है, घर है, सब कुछ है। ये बात है। हमारा माँ बाप ने बहुत कष्ट किया। उनकी हिंदी का बात मालूम नहीं है, खाना पीने का मालूम नहीं है, कपड़े पहनने का मालूम नहीं है। इंडिया में तो गर्मी है, वहाँ तो ठंडा है, मोटा कपड़ा पहन के आया, ऐसा सुंदर था। फिर खाने के पीने के बहुत मुश्किल है। अच्छा, वहाँ पे आपके माताजी पिताजी ज़रूर बताते कैसे आप लोग वहाँ से आए थे, उस समय कैसा माहौल था जिसके कारण आप लोगों को तिब्बत छोड़ करके भागना पड़ा? हाँ जी, बहुत बुरा है ना। अपना घर से कोई भी ले, जैसे भी अब रात में सोता है ना, वही कपड़े पहन के बच्चे को लेके आता है। मेरा एक भाई है, मैं हम दोनों है, और कुछ नहीं है। उनको लेके आया है भारत में, बहुत मुश्किल से, रास्ते में मुश्किल है, खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपको मेरे पिताजी तो बोलता है कि घास काट के, घास को उबल के पानी में रख के ऐसा खाया, बोलता है। कितना कष्ट हुआ रास्ते में। फिर ऐसा बोलता है रास्ते में था, आपकी क्या बोलेगा, बोलेगा तो हमको रोना आ जाता है, हमें सुनाई करने अच्छा नहीं लगता। सच में बहुत कष्ट किया माँ बाप ने। अच्छा, वहाँ पे क्या करते थे आपके पिताजी? वहाँ तो खेती बाड़ी करता होगा, तो हमको पता नहीं, ऐसे हम मालूम नहीं है। खेती बाड़ी करता होगा, खेती बाड़ी है। और हम ज़्यादातर हम लोग को ये होता है, क्या बोलते हैं, टोपा खड़े करे नॉर्मेट हम लोग। हाँ, यक भेड़ बकरी हम लोग ऐसा होता है, उन्हीं का ऐसा होता है। खेती बाड़ी थोड़ा होता होगा। खेत में खले जौ होता है, जौ चंपा सद्दू बनाता है, उसका ऐसा होता है जी। तो बताते होंगे ना, क्यों आपको आना पड़ा, भारत क्यों आना पड़ा? वो तो चाइना ने आक्रमण कर दिया ना, तो आना पड़ेगा ना। हाँ जी, जैसे कि पहले तो नहीं गया है। अब सब लोग उम्मीद करेगा दलाई लामा जी कुछ करेगा। जब दलाई लामा जी जब इंडिया में भाग आए, तो हमारा माता पिता लोग कैसे बैठेगा, उन्हीं की वजह से सब लोग भाग के आया था। ये बात है जी। अच्छा। बहुत कष्ट किया माता पिता ने। बाबू जी, मेरे माता पिता अकेला नहीं, किसी और नहीं, कोई रास्ते में मर गया, भूख से मर गया बोलता है। कोई बूढ़ा जो क्या बोलता है, कोई आदमी ने अपना माँ बाप को पेट में लेकर आया, पेट में लेकर आते पता नहीं चलेगा माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी के मर गया नहीं, फिर लेते आया जो एक जगह बैठे, जब आराम किया तो बोलते बूढ़ा बूढ़ी चला गया।
ऐसे भी सुना है जी रास्ते में। वो तो खाना पीना नहीं है, रास्ता कितना दूर से आना पड़ेगा, बर्फ़ में आना है, पानी में आना है, पहाड़ में आना है ना। इंडिया में जो तिब्बत से वो तो उसमें पैदल आता है ना, कितना दिन में आना पड़ा, बहुत कष्ट बहुत किया। तो रास्ते में चीन के लोग भी बदमाशी करते होंगे कि आपको नहीं जाने क्या दिया। करता है, रात में कहीं पार्क नीचे छुप जाता है, दिन में कहीं पार्क नीचे छुप गए ऐसे, लेकिन आवाज़ में नहीं निकला। बच्चे लोग अभी तो अच्छे गुफा में डाल देते हैं, खाली रात में निकलते हैं रात में। अब रात में मालूम नहीं पड़ता है कहाँ पानी है, कहाँ बर्फ़ है, कहाँ पर है। कोई तो पास नीचे गिर के मर भी गया बोलता है ऐसे। दिन में आएगा तो वो लोग आक्रमण करते हैं, आसमान से जहाज चलाते हैं, नीचे से बंदूक चलाते हैं, ऐसा हम सुना है। अच्छा, ये तो एक और बात है कि हम लोगों ने सुना कि कैसे विपरीत परिस्थिति में आए थे। चीन की नज़र थी, पैनी नज़र थी कि कोई तिब्बती भागने ना पाए, और इसलिए वो दिन में अपनी सेनाओं को चौकस करता था, लेकिन रात में ये लोग दिन में कहीं छुप जाते थे, किसी गुफा में छुप जाते थे, किसी प्रकार पेड़ों की झुरमुट में छुप जाते थे, जंगल में छुप जाते थे, और रात में उस ठंडी में ठिठुरन में ये लोग बचते बचाते भारत आए थे। लेकिन कई लोग वहाँ तिब्बत में रह गए थे। हमारा सवाल होगा आपसे कि बाकी लोग, तिब्बत के जो लोग हैं, वो क्यों नहीं भारत चले आए? जी बाकी लोग तो अभी नहीं आ पाएगा सर। पहले क्योंकि आक्रमण हुआ था उस टाइम पूरा ऐसे बॉर्डर भी नहीं था, बॉर्डर में जो पुलिस और ये सब नहीं था, तो कहीं पहाड़ से कैसे घूम के भाग के आ गया। अब अभी तो पूरा बॉर्डर बंद है, कहीं से जाने का कोई रास्ता नहीं है सर। तिब्बत और भारत का बॉर्डर था, उसमें एकदम शांति था, कोई ना फोर्स था ना कुछ नहीं था। अब अभी जो है चीन कब्जा कर लिया, तो बॉर्डर में चीन अपना पुलिस रख के कहीं से भी जाने नहीं दे रहा। एक और सदस्य तिब्बती बंधु अपने साथ हैं, पासांग तेंजिंग, युवा हैं, प्रतिभावान हैं और तिब्बती युवा कांग्रेस के बड़े सक्रिय सदस्य हैं। हम उनसे जानेंगे कि नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आज की जो तिब्बत की युवा पीढ़ी है जो भारत में रह रही है, वो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, वो अभी क्या कर रही है? प्रणाम, मेरा नाम तेंजिन पासंग है और मैं यहाँ लासा मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी के समय में सर हम लोग ये है कि एक तो हम लोग दलाई लामा जी और दूसरा भारत के बहुत जो सरकारें आई थी और अभी भी हैं, उनसे हम लोगों को बहुत खुशी है कि उन लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत स्कूल मिले हैं। उन स्कूलों की वजह से आज आपके समय में ये बोला जाए कि ऑलमोस्ट 100 भी नहीं 99% जितने तिब्बती भारत में हैं वो एजुकेटेड हैं। ये है सर। तो जो एजुकेशन लेवल है वो स्कूल लेवल तक पूरा हमारी गवर्नमेंट और भारत सरकार के थ्रू सक्सेसफुली हुआ है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि अनेक जगहों में भारत को छोड़ के, जैसे इंग्लैंड हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया और दूसरे यूरोपियन क्षेत्र हैं, उनमें तिब्बती बच्चों को आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और काम करते हुए देख सकते हैं। वो इसकी वजह से है कि दलाई लामा जी और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, टिबेटन सेंट्रल गवर्नमेंट जो धर्मशाला में है, उन्होंने सालों की मेहनत करके दूसरे कॉरपोरेशंस के साथ, दूसरे गवर्नमेंट्स के साथ हाथ जोड़ के सहायता ले के बहुत सारे बच्चे कि दलाई लामा जी ये कहते हैं कि पढ़ाई, एजुकेशन इज़ की, कि बच्चे हमारे जब पढ़ के ऐसे एक पोजीशन में पहुंचेंगे तब अपने देश की जो दुख पीड़ा जो इतने सालों से चली आ रही है वो दूसरों के कान तक पहुंचेगी। तो जब कोई अनपढ़ छूट जाता है तो कितना भी चिल्ला ले, किसी और के कान तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप देखिए जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लैंड में है, US में है, वहाँ पे भी हमारे छात्र जो यहीं से भारत के कुछ स्कूलों से, जैसे टिबेटन THS स्कूल है मसूरी में, जो सबसे पहला टिबेटन स्कूल था जब दलाई इंडिया आए थे। उसके बाद TCV जो टिबेटन विलेज स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसके अलावा संबुटा है, ये सब स्कूलों के साथ। और इसमें एक और चीज़ है, आप लोग केंद्र विद्यालय जो बोलते हैं, उसमें टिबेटन केंद्र विद्यालय CST सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन्स, ये भी भारत के साथ जुड़ के, उन सरकारों के साथ जुड़ के, दलाई लामा जी के सेंटर जो हम लोगों का टिबेटन गवर्नमेंट है उसके साथ जुड़ के, इनकी वजह से ये बच्चे सब फुली एजुकेटेड होके फिर दूसरे गवर्नमेंट्स की सहायता से, ये लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से, अपने खुद के माध्यम से जब पढ़ाई बढ़ जाती है तो उसके उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती। मेरी खुद की तो एक बड़ी बहन है और वो अभी US में है
और उसने पढ़ाई जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से किया था। आखिरी सवाल होगा हमारा पासंग से कि तिब्बत और भारत को कैसे आप कनेक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? अगर देखा जाए सर, अभी के समय में हम अपनी पुरानी पीढ़ियों की जानकारी लें तो तिब्बत और भारत का रिश्ता अभी से नहीं सर, बहुत पुराना है। बुद्ध भगवान बिहार में जन्म हुए, भारत, ज्ञान मिला। हाँ जी। उसके बाद हम लोगों का जो तिब्बती का जो बुद्धिज़्म है, उसका जो जितना भी एजुकेशन है धर्म के मामले में, कल्चर के मामले में, वो पूरा यहीं से भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप ये मानिए कि भारत एक बड़ा भाई है तो तिब्बत उसका एक छोटा भाई या बहन की तरह है। और हमारे यहाँ से जितने भी आज के समय में आप अगर हमारे जितने भी पूजा के टेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से ही, भारत से ही उसको ले जाके हमारे भाषाओं में बदला गया है। तो जब उस टाइम पे जो संस्कृत भाषा थी, जो पाली भाषा जो आज के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी में था, वो तिब्बती भाषा में ही बदल के वहाँ ले जाया गया था। तो आप ये देखिए कि हमारा रिश्ता इतना पुराना है। जब आप भी पूजा करते हैं तो आप पहला शब्द ओम से शुरू करते हैं, और हम जब पूजा करते हैं हमारा पहला शब्द भी ओम से ही शुरू होता है। अच्छा, तिब्बती टेक्स्ट में भी कुछ कहा जाता है हाँ जी भारत सर। के प्रति कुछ बात? जैसे अगर कोई ऐसा हो जो संस्कृत में बहुत ही अच्छा ज्ञानी हो और वो तिब्बती स्क्रिप्ट्स को जब पढ़ना शुरू करे तो वो ये देख सकता है कि उसमें विभिन्न तरीके के संस्कृति शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जब भी कोई तिब्बती का स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करता है, जो पूजा, खास करके जो पूजा में इस्तेमाल होता है, उसमें लिखा जाता है इन हिंदी, भारत के भाषा में, तब उसी का जो व्याकरण है उसी भाषा में ही किया जाता है। ये क्या होता है कि सर उस टेक्स्ट को जब हम लोग स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं तो उसमें पहले जिस जगह से वो शब्द आया गया है उसको हम लोग पहले नमन करते हैं। तो वो शब्द हम लोग पाली और संस्कृत को नमन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भारत को भी नमन करते हैं। कहते हैं कि अपनी ज़िद, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का एक सपना लिए ये सारे तिब्बती बंधु वहाँ से आए। आज भी इनको लगता है कि तिब्बत स्वतंत्र होगा। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक देखते रहिए। जिन लोगों ने हमारा चैनल प्रत्यंचा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग एक नई विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।